हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट टाइप्स ऑफ रिजर्व कि रिजर्व कितने टाइप का होता है। इससे लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल डिटेल के अंदर कंसेप्ट कवर किया था, प्रोविज़न का भी और रिजर्व का भी डिफरेंस सारा कवर कर लिया अभी तक। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट के जो रिजर्व्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। मेनली यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। एक रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जो रिवेन्यू प्रॉफिट में से क्रिएट किए जाते हैं। रिवेन्यू प्रॉफिट्स वो होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, रेगुलर बेस पे जो कमाए जाते हैं प्रॉफिट, उन्हें रिवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व्स होते हैं जिनको कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो कभी कभार है, जो आफ्टर लॉन्ग पीरियड के बाद जो प्रॉफिट होते हैं। रिवेन्यू रिजर्व दो तरीके के होते हैं, जनरल रिजर्व और दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व होते हैं कि ये किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए नहीं बनाए जाते, इनको जनरली किसी मर्जी पर्पज़ को है जो पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं स्पेसिफिक रिजर्व जिस स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के बनाया जाता है, जिस स्पेसिफिक कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया है वो रिजर्व सिर्फ उसी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, किसी अदर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्पेसिफिक रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पेसिफिक बनाया गया, स्पेशल बनाया गया किसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग। सबसे पहले आता है रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व ये तब क्रिएट किए जाते हैं जब डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिट कमाए जाते हैं। यानी कि जो बिजनेस का काम है, मेन काम है, जैसे मान लेते हैं कपड़ा बेच रहे हैं, कपड़ा बेचने का काम है बिजनेस का, तो कपड़ा बेच के जो प्रॉफिट कमाया गया है उस प्रॉफिट में से जो रिजर्व्स क्रिएट कर लिए गए हैं वो रिवेन्यू रिजर्व्स हैं। यहाँ पे जो रिवेन्यू रिजर्व होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी द्वारा प्रॉफिट कमाए जाते हैं तो उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर जो रियल ऑनर माने जाते हैं कंपनी के, उन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होता है, जिस कारण से शेयर होल्डर को है जो डिविडेंड पे किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो जब कंपनी प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती बल्कि अपने पास रख लेती है, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में रख लेती है, तो उसमें रिवेन्यू रिजर्व को क्रिएट करती है। डेफिनेशन कहते हैं कॉलर की कि ये वो पोर्शन होता है जिसके बारे में जो नेटवर्थ या फिर टोटल इक्विटी होती है एंटरप्राइज की, वो रिप्रेजेंट करके चलती है कि रिटेन अर्निंग की गई है, यानी कि जो पैसा है वो बिजनेस के अंदर बचा के रख लिया गया, उसको यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं किया गया, एज ए रिजर्व कर लिया गया, उस पैसे का अपने बिजनेस के अंदर ही है जो उसको रखा गया है। यहाँ पे जो रिवेन्यू रिजर्व्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, जनरल रिजर्व होता है और दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व होता है। सबसे पहले आता है जनरल रिजर्व। जो जनरल रिजर्व होता है ये बिजनेसमैन भी रखता है अपने पास और कंपनीज भी अपने पास संभाल के रखती हैं पैसा। बिजनेसमैन है जो कई बार पूरा प्रॉफिट विदड्रॉ नहीं करता, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बिजनेस के अंदर रख लेता है ताकि इन फ्यूचर के अंदर कुछ अनफोर्सिन अनसर्टेनिटीज़ हो जाती है, यानी कुछ भी अनिश्चित है फ्यूचर अपना, अगर कुछ एकदम से घटना घटित हो गई है तो उसकी भरपाई के लिए जनरल रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए रेनी डेज जो बारिश के टाइम होता है उसमें अगर कुछ दिक्कत आ गई है बिजनेस के अंदर तो इसे रिटेन प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसे जनरल रिजर्व बोलते हैं। ऐसी कंपनी जो होती है वो सारा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती बल्कि कुछ हिस्सा प्रॉफिट का वो एज ए रिजर्व के रूप में अपने पास रख लेते हैं, जिसे जनरल रिजर्व बोलते हैं। इन जनरल रिजर्व को हम कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी बोल सकते हैं या फिर फ्री रिजर्व बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्रिएट किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं किए जाते बल्कि ये फ्री होते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल है जो किया जा सकता है। जनरल रिजर्व बनाने का ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। जो जनरल रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं ये कुछ पर्पज़ के लिए क्रिएट किए जाते हैं, जैसे अनफोर्सिन लॉस हो गया उसको पूरा किया जा सके, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको स्ट्रेंथ किया जा सके, बिजनेस के साइज़ को एक्सपेंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके इंटरनल रिसोर्सेज से, क्योंकि जब बिजनेस का साइज़ बढ़ाना होता है
तो बाहर से अगर पैसा उधारा लिया जाएगा तो वो कॉस्टली पड़ जाएगा, उसका ब्याज पे करना मुश्किल हो जाएगा। अगर प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा करके बिजनेस के अंदर रखा गया है तो उस पैसे का इस्तेमाल करके बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर कंपनी के केस में इक्वलाइज करना डिविडेंड ओवर ईयर, मतलब क्या होता है कि जब कंपनी को प्रॉफिट अच्छे हो रहे होते हैं तो वो साल प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा करके जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है, ताकि जब कंपनी के प्रॉफिट अच्छे ना हो जिस साल, उस साल इस जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करके डिविडेंड है जो दिया जा सके शेयर होल्डर को। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें अपने जो शेयर्स के अंदर, कंपनी के शेयर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसके बदले में उन्हें डिविडेंड चाहिए होता है। तो वो डिविडेंड उनकी पेमेंट करने के लिए, डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए कंपनी को पैसा जो बचा के रखना पड़ता है ताकि डिविडेंड जो हर साल दे पाए। क्योंकि जब डिविडेंड है जो कंटिन्यू देती जाए कंपनी, तो उससे कंपनी की गुडविल है जो अच्छी बनी रहती है इन्वेस्टर्स के माइंड के अंदर। तो यहाँ पे जो जनरल रिजर्व होता है ये क्रिएट करना कोई कंपलसरी नेचर नहीं होता, ये वॉलंटरी होता है, कंपनी की मर्जी होती है कि चाहे तो ये क्रिएट करे या ना करे। लेकिन अगर जनरल रिजर्व क्रिएट किया जाता है तो इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथ हो जाती है, यानी कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन बेटर ये रहता है कि मैनेजमेंट सोचती है कि जिस साल प्रॉफिट कंपनी को सफिशिएंट हो गए हैं, अच्छे प्रॉफिट हो गए हैं, तो बेहतर है कि जनरल रिजर्व क्रिएट कर लिया जाए। जो जनरल रिजर्व होते हैं इनको लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर ओनर्स इक्विटी हेड में। सेकंड हमारे पास आता है स्पेसिफिक रिजर्व। ये नाम से ही बता रहे हैं कि स्पेसिफिक रिजर्व, यानी कि ये जो क्रिएट किए गए रिजर्व ये किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए क्रिएट किए गए हैं। इनका इस्तेमाल किसी अदर पर्पज़ के लिए हम नहीं कर सकते, जिसके लिए ये रिजर्व क्रिएट किए गए हैं उसी पर्पज़ को आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे पूरा करने के लिए। जैसे कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड को इक्वलाइज करना, यानी कि डिविडेंड जो हर साल दिया जाए शेयर होल्डर को, उसके लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, अगर वो अच्छे हो गए किसी साल, बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया कंपनी ने, तो कंपनी क्या करेगी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा प्रॉफिट का ट्रांसफ़र कर देगी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के अंदर, ताकि जब कंपनी को किसी साल प्रॉफिट अच्छे नहीं हुए हैं या फिर प्रॉफिट नहीं हुए हैं तो उस साल डिविडेंड जो पे कर पाए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का इस्तेमाल करके। क्योंकि लगातार डिविडेंड देना कंपनी के लिए बेहतर होता है, क्योंकि उसकी गुडविल है जो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट आता है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। असेट्स को रिप्लेस करने के लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसे रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स बोलते हैं। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन के, तो हम ये देखते हैं कि असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हम डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट को ध्यान में रख के बनाते हैं कि अगर एक मशीन है हम परचेज़ करके लेके आए हैं, मान लेते हैं कि 10 लाख में परचेज़ करके लेके आए हैं, 10 साल तक उसका इस्तेमाल करेंगे, 10% की रेट है जो डेप्रिसिएशन की उसके ऊपर लागू की जाएगी। तो जैसे 10 साल पूरे हो जाएंगे, उसकी लाइफ टाइम पूरा हो जाएगा मशीन का, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपये कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब 10 साल बाद हम उस असेट्स को खरीदेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो मार्केट वैल्यू है जो चेंज हो जाती है, मार्केट प्राइस है जो उसका हाई हो जाता है, वो महंगी हो जाती है उस टाइम पे। अब जो कमी रह गई है उसको कैसे पूरा करेंगे? उस कमी को हम रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स अकाउंट से पूरा करेंगे। समझते हैं इस कंसेप्ट को डिटेल में। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक असेट्स है जो परचेज़ की गई थी, 10 साल पहले परचेज़ की गई थी, उसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये हमने लगाए थे असेट्स को ख़रीदने के लिए और उसका इस्तेमाल 10 साल तक है जो किया जाएगा। अब हर साल जो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जाएगा, तो 10% की रेट डेप्रिसिएशन के लगाते हैं ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो हमने देखा कि 10 साल के अंदर है जो 10 लाख रुपये पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हर साल है जो डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपया अगर निकाला जाता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, ये डेप्रिसिएशन का पैसा इकट्ठा हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो जैसे 10 साल पूरे हो जाएंगे तो 10 साल में 10 लाख रुपए हैं जो डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, जो हमें ओरिजिनल कॉस्ट के बेस पे लिए हैं। लेकिन जैसे ही 10 साल के बाद असेट्स को रिप्लेस करने का टाइम आया
तो मार्केट के अंदर जैसा करंट मार्केट प्राइस वो असेट्स का था 40 लाख रुपए, यानी कि अब ये असेट्स कितने की हो चुकी है, 40 लाख रुपए की हो चुकी है। जबकि हमने देखा कि ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर तो सिर्फ 10 लाख ही पड़े हैं, बल्कि अब असेट्स को रिप्लेस करने के लिए 40 लाख चाहिए। कितने की कमी रह गई है, 30 लाख रुपए की कमी रह गई है। तो ये कमी कहाँ से पूरी की जाएगी, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स से, यानी कि जो रिजर्व क्रिएट किया गया है रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स के लिए, वहाँ से हमने 30 लाख रुपये जो पूरे कर लेने हैं ताकि असेट्स को आसानी से रिप्लेस किया जा सके। 10 लाख डेप्रिसिएशन अकाउंट का इस्तेमाल किए जाएंगे, 30 लाख है जो रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स रिजर्व्स का इस्तेमाल करके 40 लाख की नई मशीन है जो रिप्लेस कर दी जाएगी पुरानी की जगह। जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स के लिए, हम कैसे क्रिएट करते हैं उसको कि कंपनी के अंदर जो हर साल प्रॉफिट कमाया जाता है उस प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफ़र करते जाते हैं धीरे धीरे रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स के अंदर। कैसे इसको जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकाला जाता है और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू असेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व के अंदर। तो जो ये इसमें ट्रांसफ़र किया गया पैसा रिजर्व के अंदर, ये हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो पैसा असेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व के अंदर इकट्ठा हो जाता है उस पैसे का इस्तेमाल चाहे तो बिजनेस के अंदर किया जा सकता है या फिर किसी आउटसाइड सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करके ब्याज कमाया जा सकता है। अगर ये रिजर्व का पैसा किसी आउटसाइड सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो ये रिजर्व फंड कहलाएगा। जो रिजर्व क्रिएट किया था ये हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाएगा। शेयर होल्डर को हाई डिविडेंड देने के बजाय पैसा प्रॉफिट का डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रिप्लेसमेंट रिजर्व के अंदर। अगर असेट्स रिप्लेसमेंट रिजर्व क्रिएट ना किया जाए तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी शेयर होल्डर के अंदर, जिस कारण से जो बिजनेस का पैसा है वो डिविजिबल प्रॉफिट का एज ए डिविडेंड के रूप में बिजनेस के बाहर चला गया। इस कारण से कंपनी क्या करती है कि सेव कर लेती है अपने पास प्रॉफिट का हिस्सा ताकि उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। स्पेसिफिक पर्पज़ कौन सा, असेट्स को रिप्लेस किया जा सके। जो रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स अकाउंट है जो क्लोज कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इसका पैसा जनरल रिजर्व अकाउंट के अंदर जब लास्ट में इसको एंड करते हैं, क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि मार्केट फ्लक्चुएशन जब आती है, मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं जिस कारण से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का इस्तेमाल किया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जब वर्कर्स काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स के कारण, जब काम के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी रीज़न के कारण जो उनका हेल्थ होता है वो ख़राब हो जाता है वर्कर्स का, तो उसकी भरपाई के लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड का इस्तेमाल किया जाता है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये इस्तेमाल किया जाता है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, क्योंकि जब डिबेंचर्स का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उस टाइम पर उसकी रीपेमेंट की जाती है। जो रीपेमेंट करने के लिए लॉट्स ऑफ मनी की ज़रूरत होती है, बहुत पैसा चाहिए होता है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। एकदम से कंपनी के लिए वो पैसा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, जिस कारण से कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करती है, क्योंकि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट में से और बाहर उसको इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है ताकि जो टाइम पीरियड पूरा हो जाए, जब डिबेंचर्स का रीपेमेंट टाइम आ जाए तो उस टाइम पे इनफ पैसा हो डिबेंचर्स की रीपेमेंट करने के लिए। इस तरीके से हमारे पास ये स्पेसिफिक रिजर्व थे। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल रिजर्व। जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं ये कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट किए जाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब होता है कि जो कभी कभार प्रॉफिट होते हैं उसे कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल करके शेयर होल्डर्स में कैश डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट किए जाते हैं कैपिटल लॉस को पूरा करने के लिए किए जाते हैं।
अब कैपिटल प्रॉफिट कौन से होते हैं जिनसे कैपिटल रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं? जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जो फिक्स्ड असेट्स होती हैं कैपिटल नेचर की होती हैं। फिक्स्ड असेट्स को सेल करके जो प्रॉफिट आए तो ये भी कैपिटल नेचर का है। प्रॉफिट हो गया जब फिक्स्ड असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू किया गया। प्रीमियम रिसीव हुए शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को इशू करते समय। जो शेयर्स जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं ये हम रेगुलर बेस पे नहीं करते, हर साल नहीं करते, हर महीने नहीं करते, ये लंबे टाइम पीरियड के बाद किए जाते हैं। तो ये भी कैपिटल नेचर के होते हैं। जब शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को इशू करते समय प्रीमियम मिल जाता है तो ये प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। जब प्रॉफिट हो जाता है रनिंग बिजनेस को परचेज करने में। रनिंग बिजनेस का मतलब क्या है कि जब किसी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस जो पहले से चल रहा था वो परचेज कर लिया तो जो प्रॉफिट हुआ है उससे तो वो भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा। जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले के प्रॉफिट होते हैं, जो प्रॉफिट हुआ है फॉरफिट शेयर को रीइश्यू करने से। फॉरफिट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो जब्त किए होते हैं, उनको अगर दोबारा रीइश्यू किया जाता है कंपनी के द्वारा तो उससे प्रॉफिट अगर रिसीव हुआ है तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। जब डिबेंचर्स को रिडीम किया गया तो उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ तो ये भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा। ये सभी के सभी कैपिटल प्रॉफिट हैं, इन्हीं में से कैपिटल रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कैपिटल लॉस को पूरा करने के लिए किया जाता है, ना कि शेयर होल्डर के अंदर कैश डिविडेंड बांटने के लिए। कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल करके बोनस शेयर तो इशू किए जा सकते हैं लेकिन कैश डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। अगर कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल करना है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। अगर कंडीशंस पूरी कर दी तभी कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जा सकता है। कंडीशन कौन सी? सबसे पहले कि जो आर्टिकल है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसमें प्रोहिबिट होते हैं रोक लगानी। नॉट प्रोहिबिट मतलब कि रोक नहीं लगाई गई है, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने परमिशन दे रखी है कि हाँ कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल करके आप कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो शेयर होल्डर को, तब कैपिटल रिजर्व को यूज़ किया जाएगा कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो कैपिटल प्रॉफिट मस्ट हैव रियलाइज्ड इन कैश। अगर कैपिटल प्रॉफिट कैश में रियलाइज हुए हैं तब इसका इस्तेमाल कैश डिविडेंड के रूप में पैसा बांधने के लिए कर सकते हैं। सच प्रॉफिट रिमेन्स आफ्टर ए फेयर इवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। जो ये प्रॉफिट आए हैं ये असेट्स और लायबिलिटी के फेयर इवैल्यूएशन के बाद आए हैं, तो भी इसका इस्तेमाल इन कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कैश डिविडेंड के रूप में कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डिफरेंस क्या होता है रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।